स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा का नाम कुछ अच्छे काम के लिए भले ही न जाना जाता हो, पर अवैध उत्खनन के लिए जरूर प्रदेश में दूसरे नंबर पर गिना जा सकता है। प्रदेश में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार रही थी, तब भी नदियों से काली बजरी का अवैध उत्खनन जारी था। वहीं जिले में कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन अवैध उत्खनन नहीं रुका। और जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही तो भी ये अवैध खनन जारी रहा। और अब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार है, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी राहुल गुप्ता अब एक्शन मोड में दिखाई दिए। पर ऐसा लग रहा है कि कार्यवाही के नाम सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारी ने राजस्व टीम के साथ आधी रात को काली बजरी के घाट पर अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर पकड़ी। और अब देखना होगा कि कार्रवाई राजस्व या खनिज के तहत होती है या कार्यवाही में राजनीतिक नेताओं के नाम अवैध उत्खनन में शामिल होते हैं। राहुल गुप्ता ने बताया कि अशोकनगर कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, पर कार्यवाही के दौरान टीम में सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी राहुल गुप्ता ही दिखाई दिए, जबकि मुंगावली के कई और नदियों में भी अवैध उत्खनन शुरू है। तो कल चूँकि रात में मेरा औचक निरीक्षण टाइप एक मैं देखने गया, हम 2-3 लोग गए उस समय। तो वहाँ हमने रास्ते में ही 2 ट्रैक्टर पकड़ लिए थे जो रास्ते मल्हारगढ़ जाते हैं। उसमें 2 ट्रैक्टर ट्राली को हमने फिर जब्त करवा के वहाँ पुलिस थाने में सुपुर्द करवाया। उसके बाद जो घाट का स्थान है वहाँ पर पहुँचे हम। वहाँ पर पहुँच के एक जेसीबी LNT टाइप की गाड़ी थी जो वो वहाँ पर खड़ी थी, और उसके आसपास बहुत सारी बजरी, करीब 3-4 डंपर वहाँ पर बजरी पड़ी हुई थी। और बाकी जो वहाँ पर थे सब लोग भाग चुके थे वहाँ पर। तो ये 3 चीज़ जब्त की गई हमारे द्वारा। अब बाकी अब जो भी है, अब पूरी प्री प्लानिंग से वहाँ पर जाएंगे और जितने भी घाट है यहाँ पर सूचना है हमें, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर नगर निगम द्वारा लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में तैयार किया जा रहा शवदाह गृह मशीन का कार्य पूरा हो चुका है और नगर निगम ने मशीन का फाइनल टेस्टिंग भी कर लिया है। दरअसल कोरोना संक्रमित का अंतिम संस्कार लक्ष्मीगंज स्थित इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह में किया जा रहा है। इसमें कई बार मशीन खराबी के चलते परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। इसे देखते हुए नगर निगम ने गैस से संचालित शवदाह गृह मशीन का निर्माण कराया है। इस निर्माण कार्य को पूरा होने में 32,50,000 रुपए का खर्चा भी आया है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 550 डिग्री से अधिक तापमान जरूरी होता है। मशीन की टेस्टिंग के दौरान तापमान सही रहा। बता दें कि इस मशीन में 6 लकड़ियों का उपयोग होगा, साथ ही 5 सिलेंडर लगेंगे। इसके लिए 10-10 सिलेंडरों की 2 यूनिट बनाई गई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मशीन का जल्द ही उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की जाएगी। अभी क्या, जो पुराना विद्युत शवदाह था वो विद्युत से चलता था और उसमें 24 घंटे बिजली खर्च होती थी और करीब 600 डिग्री टेम्परेचर उसे रखना पड़ता था। अगर वो किसी तरह से 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो फिर नेक्स्ट में बॉडी टेम्परेचर कम होने के कारण जलाने में दिक्कत आती थी। तो ये जिस तरह से अपन रोटी वगैरह भोजन वगैरह बनाते हैं और गैस को तुरंत ऑन किया और रोटी बनना शुरू हो गई या सब्जी बनना शुरू हो गई, इसी तरह से ये गैस प्लांट लगा हुआ है सेम उसी के पैरेलल में। तो इसमें क्या रहता है कि इसको भी 600 डिग्री टेम्परेचर के लिए मात्र 5 मिनट पहले इसे चालू करना पड़ेगा और 5 मिनट में ये टेम्परेचर अपना 600 डिग्री उसके मिल जाएगा और बॉडी रखी और इधर क्या नाम जलना शुरू हो गया। ग्वालियर में सीट पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर यह मामला दर्ज किया है। कार्यकर्ताओं ने यहां कल किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया था, वहीं पुलिस इसकी कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे पर कल किसान आंदोलन को लेकर सीट पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कुछ किसानों के साथ मिलकर किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया था, जिसमें लोगों द्वारा कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सीट पार्टी के नेता रामविलास गोस्वामी, अखिलेश यादव और भगवान दास सैनी के साथ 20 लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग न करने के मामले में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना पड़ाव के फूलबाग क्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन को लेकर किसान मोर्चा के कुछ व्यक्ति और C2 बैनर के तले एक राय होकर इकट्ठे हुए और उन्होंने रास्ता रोककर रास्ता जाम किया। समझाने पर उन्होंने मानी नहीं पुलिस की बात और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। महामारी अधिनियम के तहत उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जो सरकार द्वारा किसानों के संबंध में जो बिल संशोधन हुआ है उनको लेकर जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में ये लोग एक राय होकर इकट्ठे हुए थे और रास्ता बंद करके अपना बात रखना चाहते थे, जो गलत तरीका था। राजधानी भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र स्थित टोल वाली मस्जिद के पास शुक्रवार देर रात एक 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
इनके बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। इसी को लेकर युवकों के बीच आपस में झूमा झपटी हो गई और आरोपी ने 22 वर्षीय युवक आरिफ के पेट में छुरी से वार किया, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई का रहने वाला युवक आरिफ भोपाल में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। हालांकि हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मृतक के मामा ने बताया कि पैसों के लेन देन में ये मर्डर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हंसी मजाक में मर्डर नहीं होते हैं, मारने की कोई तो वजह नहीं होगी। हाँ, अभी देर रात घटना हुई है टोल वाली मस्जिद के पास में, जो आपस में दोस्त हैं और ऐसा पता लगा हुआ है कि आरिफ को उसके साथी दारान उजैफ और बहाब के द्वारा छुरी से हमला किया गया है। जैसे ही हॉस्पिटल सूचना मिली, पुलिस आई हुई है और देखा गया है कि जो पीड़ित है उसकी मौत हो गई है। तो अपराध धारा सदर में इजाफा किया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। आपसी रंजिश का पता नहीं, बस ये है कि भांजा कमाते वगैरह भी थे, तो शायद कुछ छीनम छानी या कुछ ऐसा पैसे वगैरह कुछ ऐसा शैतानी दिमाग छाया उन लोगों का, कि आइडिया कुछ भी नहीं। मैं खुद समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। ही पहले भी हो चुकी है क्या? पहले का आइडिया नहीं, वो तो अभी बॉम्बे से आया था मिलने के लिए हम लोगों से, शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। 10 तारीख की उसकी टिकट भी थी जाने की। तो क्या किस तरह से दोस्ती में क्या हुआ मुझ में नहीं आ रहा। कितने साल का? 24 साल का। कितने बजे की घटना है, आपको कैसे पता चला? घटना 10 सवा 10 समथिंग की घटना है। मुझे पता चलने की वजह ये रही कि मुझे भीड़ दिखी, उस भीड़ को देखने के लिए कि क्या हुआ, तो उस भीड़ में से यही मेरा भांजा निकल कर आया। वो जो पेट वेट पकड़ा हुआ था, खून वून बह रहा था उसका, तो उसी दौरान उसको हम लोग अपने साथ लेके आए। हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि सीरियस कंडीशन है, बस वो सीरियस कंडीशन हुआ, वो बचा नहीं, वो चले गया। वो सिडनी में नागरिक आपूर्ति निगम की तानाशाही देखने को मिल रही है। किसानों की अच्छी गुणवत्ता की धान को रिजेक्ट करने से किसान आक्रोश में है। परेशान किसान यहाँ हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खरीदी करने वाली समितियों के प्रबंधक भी नागरिक आपूर्ति निगम की तानाशाही रवैये के चलते अब खरीदी बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। जिले भर के समिति प्रबंधकों की लूघर वाटर के पंचायत भवन में बैठक आयोजित हुई, जहां उन्होंने प्रबंधक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर 16 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन 4-5 दिनों से ही खरीदी केंद्रों में धान आ रही है। जिले में पिछले 4-5 सालों से बेहतर धान आई है। समिति संचालकों का कहना है कि जब तक हर समितियों में सर्वेयर नहीं रखा जाएगा, तब तक समितियां धान की खरीदी नहीं करेंगी। एवं वेयर हाउस के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है और धानों को रिजेक्ट की जा रही है, इस संदर्भ में सारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। पूर्व में भी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को नहीं माना है। हमारी प्रमुख मांग है कि नान द्वारा या तो हमें सर्वेयर दिया जाए, ताकि वो समिति स्तर पर दिया जाए और समिति में वो जो धान को पास करेगा, हम वही धान की खरीदी करेंगे। जैसे कि विगत 3 दिन से 4 दिन से जब से परिवहन का कार्य शुरू हुआ है, प्रतिदिन गाड़ियां वापस हो रही हैं, एक भी गाड़ी पास नहीं हो रही है। सारी गाड़ी फैल कर दी गई है और समितियां वापस कर दी गई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगामी खरीदी का कार्य करने में असमर्थ हैं और हम खरीदी नहीं करेंगे जब तक हमें सर्वेयर नियुक्त नहीं मिलते हैं और सर्वर प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक हम बिल्कुल खरीदी का काम नहीं करेंगे। अभी 2-3 दिन से खरीदी कार्य चालू हुआ है और परसों के दिन से 2 तारीख से ट्रांसपोर्टिंग का काम चालू हुआ है। 15 ट्रक 2 तारीख को वापस किए गए वेयर हाउस द्वारा। 3 तारीख को 14 ट्रक वापस किए गए और आज 4 तारीख को 7 ट्रक की अभी जानकारी मिली है। टोटल खरीदी धान समिति के 101 केंद्रों द्वारा जो धान खरीदी की गई है, उन धानों को गोदाम में एक भी गाड़ी को पास नहीं किया गया है। पूरी की पूरी गाड़ी समिति को वापस कर रहे हैं। समिति को वापस करने में ट्रक का भाड़ा, आने जाने का भाड़ा समिति को लग रहा है और जो किसान की धान गई थी वो भी किसान धान लेने में सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में समिति धान खरीदी कार्य करने में सक्षम नहीं है। जब तक वेयर हाउस और नान के अधिकारी यहाँ सर्वेयर नियुक्त नहीं करता, जब तक खरीदी कार्य बंद रहेगी। क्या कारण रहा है कि धान रिजेक्ट हो रही है और जिम्मेदार की इस मामले में क्या कह रहे हैं? झालावाड़ में गंधार पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी थाने में टॉप 10 में शामिल अपराधी है। उस पर धारा 342, 366 के तहत मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि अपराधी बड़ा पाडेला थाना सुसनेर निवासी है, जो दुष्कर्म के मामले में करीब 6 साल से फरार था।
6 साल बाद गंगधार पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। सिंगरौली जिले के सराय थाना अंतर्गत गन्ने निवासी एक बुजुर्ग ने अपने घर के सामने आम के पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है मृतक व्यक्ति का एक ही पुत्र है और परिवार में सभी लोग सकुशल रह रहे थे, लेकिन मृतक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अनुमान लगाया जा रहा है कि वृद्ध ने दिमागी संतुलन को खोते हुए अपने घर से महज 5 मीटर की दूरी पर आम के पेड़ में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर घटना के बाद मृतक के बेटे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय सराय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा राम जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले रामेश्वर शर्मा ने राजधानी के गुरुद्वारा टेकरी साहिब पर मत्था टेका। इसके साथ ही रामेश्वर शर्मा का राजधानी के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा लखनऊ में लव जिहाद कानून को समझेंगे। उसके बाद इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू करने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह रोड क्रॉस कर रही एक मासूम बच्ची डंपर की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर डंपर सहित उसे थाने ले गई। उधर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस बच्ची के बारे में पता लगा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला चिकित्सालय में मासूम बच्चों की मौत की बढ़ती संख्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जबलपुर के डॉक्टरों की टीम ने मामले की जांच की है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि शहडोल के जिला चिकित्सालय में आए दिन मासूम बच्चों की मौत हो रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए थे। वहीं प्रारंभिक जांच सामने आई कि डॉक्टरों ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया है। मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि जांच की गई रिपोर्ट की आज समीक्षा की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी जिलों में निर्देश दिए गए हैं। जो माध्यम से मेडिकल कॉलेज जबलपुर के जो टीम बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पहुंचेगी और उसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग उस पर एक्शन लेगा। क्या प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या? नहीं, प्रारंभिक रिपोर्ट में तो इलाज में पूरा प्रयास उनका किया गया, वेंटिलेटर पे भी रखा गया, एंटीबायोटिक भी उनको दी गई, लेकिन बच्चे जो अस्पताल आए उनका सीवियर निमोनिया, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस के कारण इतना गंभीर हो गया था कि उनको बचाया नहीं जा सका, लेकिन डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। बता दें कि सीएम ने कहा है कि प्रदेश में नया शैक्षणिक स्तर अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश में पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 1 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी और 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। साथ ही कहा कि कक्षा 1 से 8 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में लिया। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं वह उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क नहीं ले। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है और सभी को उस ड्राफ्ट के अनुसार अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे के बाद अब प्रदेश में सरकार नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जिसकी कार्य योजना बनाना हमने शुरू कर दिया है। इसी के साथ सहकारिता मंत्री भदौरिया ने कहा कि हमने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंप दी है। यह नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास के मील का पत्थर साबित होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।